गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ। हमने पहले पढ़ा कि आधुनिक काल में उसे विभिन्न धाराओं में विभक्त किया गया, जिसमें से पहली काव्य धारा हमारी भारतेंदु काव्य धारा आती है। तो आज हम भारतेंदु युगीन जो काव्य है उसके बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा गया है। इस युग में भारतीय समाज जीवन के मूल्य बदलते नजर आ रहे हैं हमें। साहित्य चेतना जो है वो नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी थी। इस युग में प्राचीनता के प्रति जो मोह था और नवीनता के प्रति ललक हमें दिखाई देती है। भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में भी जिक्र करते हैं कि प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, ये यहाँ बताएं आपको प्रमुख जिनके नाम हम गिनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंबिका दत्त व्यास जी भी है, बाल मुकुंद गुप्त जी भी हैं। इन समस्त कवियों के काव्य के आधार पर भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषताओं पर हम नजर डालेंगे। तो पहली प्रवृत्ति हमारी आती है राष्ट्रीय चेतना, यानी भारतेंदु युगीन काव्य में राष्ट्रीयता की भावना कहाँ तक थी। भारतेंदु युग के काव्य में राष्ट्र प्रेम का प्रखर स्वर हमें देखने को मिलता है। यह एक प्रेम एक ओर तो भारत के अतीत के गौरव का स्मरण दिलाता है और दूसरी तरफ युगीन चेतना की ओर भी संकेत करता है। राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन के कवियों ने किया है। जैसे हम जाने तो राधा कृष्ण दास की कविता है भारत बारहमासा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की कविता है धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी। तो इसी भावना से ओतप्रोत होकर इन कवियों ने रचना लिखी है। इस काल के कवियों ने प्राचीन गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों के जीवन को भी आधार बनाकर भारतवासियों को जागृत करने का प्रयास किया है। इस काल के कवियों ने क्या किया है, अंग्रेजों की थोड़ी बहुत प्रशंसा भी की है। अंग्रेजों की जो दमन नीति है, शोषण है, उसका विरोध भी किया है इन्होंने। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी के काव्य में भी हमें देखने को मिलता है। मैथिली सेनगुप्त की जो रचना है भारत भारती, उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना से जो ओतप्रोत है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय चेतना की जो भावना थी, इस काल के कवियों में पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक जागरण। भारतेंदु युगीन काव्य जनजीवन का काव्य रहा है। इसमें क्या है, नारी की शिक्षा पर,
विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी बल दिया गया है। साथ ही इन कवियों ने जो बाल विवाह है, ऊंच नीच की भावना, अंधविश्वासों, आडंबरों का भी विरोध किया है। इन्होंने समाज में फैली हुई जो रूढ़ियां हैं उसका खंडन करते हुए समाज में नई चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय भी हुआ। इसीलिए विधवा विवाह, नारी शिक्षा, इन सब की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कराने वाली कविताएं भी लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत की भावना, इनको भी काव्य का विषय बनाया गया। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने सामाजिक दशा और उसके सुधार पर भी बल देते हुए लिखा भी है कि जाति अनेनन करी, नीच अरु ऊंच बनाए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी ने भी सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग्य भी लिखा है और वे अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नैया को उबारने की बात अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है भक्ति भावना। इस काल के कवियों पर रीतिकालीन कवियों का प्रभाव हमें देखा जा सकता है। भक्ति के क्षेत्र में इन कवियों में निर्गुण और सैगुण दोनों प्रकार की भक्ति को अपनाया जाता है। लेकिन राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य मतलब ज्यादा रचा गया। राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य ज्यादा रचा गया। इस काल की भक्ति भावना में कोई सैद्धांतिक रूप हमें देखने को नहीं मिलता। भारतेंदु जी को भक्ति भावना कहाँ से पैतृक विरासत में मिली थी। उन्होंने भक्तिपरक रचनाएं भी लिखी, जैसे कार्तिक स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास के काव्य में भी हमें भक्ति भावना का स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख भी किया है। इस काल की कई भक्तिपरक रचनाएं भी, जैसे कंसवध, नव भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नंबर 4 हमारा आता है श्रृंगार भावना। कि श्रृंगारिक भावना किस प्रकार की रही है। भारतेंदु युग के कवियों में श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति हुई है। ऐसा नहीं कि रीतिकालीन पद्धति पर उन्होंने नक्शिक वर्णन, नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया है, लेकिन साथ ही क्या किया है, कृष्ण को नायक मानकर राधा को नायिका मानकर अपनी प्रेम लीलाओं का चित्रण उन्होंने दिया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी अपनी रचना में प्रेम संपत्ति ललिता में नायिका के विरह का निरूपण किया है। भारतेंदु युगीन काव्य में श्रृंगार भावना का चित्रण हमें काफी हद तक देखने को मिलता है। उनकी कुछ श्रृंगारिक रचनाएं जैसे प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, श्रृंगार की भावना की अभिव्यक्ति है। उनके प्रेम वर्णन, श्रृंगार वर्णन में
क्या हुआ है, मर्यादा का पूरी तरह से पालन हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपना काव्य विषय नहीं बनाया। उसके बाद हमारा आता है हास्य और व्यंग्य। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्य परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से जो अंग्रेजी शासन था, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक जो अंधविश्वास, रूढ़ियां, उन पर करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों और अपनी एकांकियों में भी व्यंग्य से परिपूर्ण जो उक्तियां हैं उनको दिखाया है, उनका सुंदर चित्रण किया है। आप देख सकते हो प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं भी हर गंगा, बुढ़ापा, ये क्या है, हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इस युग के कवियों ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषमताओं का मजाक उड़ाने के लिए हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण काव्य की रचनाएं की हैं। विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वालों पर करारे व्यंग्य किए हैं। उसके बाद नंबर 6 पे आता है हमारा रीतिकालीन प्रभाव, कि रीतिकालीन प्रभाव भारतेंदु युगीन कविताओं पर कितना रहा है। भारतेंदु युगीन काव्य पर रीतिकालीन प्रवृत्तियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस युग के कुछ कवियों ने तो क्या किया कि राधा और कृष्ण की लीलाओं को आधार बनाकर श्रृंगार काव्य की रचना की। रीतिकाल में प्रभावित होने के बावजूद इस साहित्य में अश्लीलता देखने को नहीं मिली। उससे प्रभावित है, फिर भी इस अश्लीलता का नामात्र भी नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो श्रृंगारी काव्य रचना की उसमें अश्लीलता का अभाव है। भारतेंदु ने तो प्रेम के आदर्श रूप की भी स्थापना की। उसके बाद हमारा आता है प्रकृति चित्रण, कि भारतेंदु युगीन कवियों ने कितना प्रकृति चित्रण किया है। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। कहीं कहीं उन्होंने क्या किया, परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति का निरूपण उन्होंने किया है। एक और तो वसंत, वर्षा ऋतुओं के मनोहारी चित्र दिए हैं। दूसरी ओर उन्होंने क्या, गंगा, यमुना, चांदनी आदि का भी सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी इन्होंने किया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक भी हमें देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने लिखा भी है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। कवियों ने प्रकृति वर्णन में बहुत रुचि दिखाई है। भारतेंदु युग में प्रकृति को बहुत कम स्थान ही मिला। प्रकृति का आलंबन रूप, उद्दीपन, मानवीयकरण रूप में वर्णन किया। इसमें विशेषकर जो कवि रहे हैं वो श्रीधर पाठक जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने अगर देखा जाए तो इनकी कविताओं में प्रकृति का जो वर्णन है उसके बड़े सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा भाषा प्रेम, कि भाषा प्रेम या भाषा सुधार का कार्य किस प्रकार का रहा है। भारतेंदु तथा उनके जो समकालीन कवि अपनी मातृभाषा के प्रति अत्यधिक उनको लगाव था।
भारतेंदु जी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य उन्होंने रचा और इसे जनसाधारण में प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न भी किए। यही नहीं, भारतेंदु ने अपने काव्य में खड़ी बोली और ब्रज भाषा सभी को स्थान दिया। उन्होंने अपनी अधिकांश जो गद्यमयी रचनाएं थी उनके लिए तो खड़ी बोली को अपनाया और जो पद्यमयी रचनाएं थी उसमें उन्होंने ब्रज भाषा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। और उन्होंने भाषा प्रेम के बारे में कहा भी है, आपने सुना भी होगा, निज भाषा उन्ती अहे सब उन्ती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन हिय को सूल। अपनी भाषा के बिना हमारे हृदय की संतुष्टि कभी नहीं हो सकती। उसके बाद नंबर 9 पे हमारा आता है इतिवृत्तात्मकता। भारतेंदु युगीन कवियों ने विभिन्न विषयों को अपनी रचनाओं में लिया, लेकिन उसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि ना तो अनुभूति की गहराई है, ना विचारों में गंभीरता है। ये सभी प्राय हमें उपदेश देते हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। उनकी अधिकांश कविताओं में इतिवृत्तात्मकता देखी जा सकती है। कुछ कवि तो कहते भी हैं कि भारतेंदु युग के कवि जो वो क्या है, समाज सुधारक अधिक रहे हैं और कवि कम, यानी कवि वाली भावनाएं उनमें कम है और समाज को सुधारने से संबंधित विषय को वो अपनी कविताओं में लेते रहे हैं। फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आगे हमारा आता है नंबर 10 पे छंद और अलंकार, यानी भारतेंदु युगीन जो कविताएं हैं उनमें छंद और अलंकार कहाँ तक और किस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। भारतेंदु युगीन कवियों ने कोमलकांत पदावली, ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया। लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। खड़ी बोली को भी इस युग में अपनाया, इसे विशेष सफलता प्राप्त हुई। जहाँ तक काव्य रूप का प्रश्न है, इन कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना भी की। भारतेंदु युग की कविता में दोहाबी, चौपाई, सोरठा, रोला, हरि गीतिका, सवैया आदि छंदों का खूब प्रयोग हुआ है। कुछ कुंडलियां भी हमें दिखाई पड़ती हैं। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह आदि अलंकारों का भी यत्र तत्र प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। समस्या के रूप में एक पंक्ति या पद्यांश दिया जा सकता था। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई जो पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने के लिए उनके रचना कौशल की था पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी। रसिक समाज इन्हें बड़ा चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते वे प्राय कैसे होते, श्रृंगार से संबंधित।
फिर हमारा आता है ब्रज भाषा का प्रयोग, नंबर 12 की ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य लिखा। खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। पंडित प्रताप नारायण की ब्रज भाषा में कन्नौजी का प्रभाव, उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु ने क्या किया, साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। लेकिन कुछ एक रचनाएं हम देखते हैं, जैसे फूलों का गुच्छा, उसमें उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य की भी प्रधानता रही। कुछ रचनाएं तुकबंदियां मात्र प्रतीत भी होती हैं। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा। कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हमारे हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन भी किया। तो बच्चों, आज हमने किया भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ और विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में हमने विचार किया। तो आज के लिए आप इतना ही करोगे। अगले पॉइंट में हम करेंगे भारतेंदु के बाद दूसरा कौन सा युग आता है, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।